नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मेगा प्लान पर आज से अमल शुरू हो गया। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने का शिवराज सरकार के अभियान का स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आगाज हुआ। सरकार ने जिलों में रोजगार दिवस मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट, नीमच, झाबुआ, रीवा, टीकमगढ़ और ग्वालियर में युवाओं के साथ संवाद किया। साथ ही कुछ हितग्राहियों को स्वरोजगार संबंधी स्वीकृति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत भी की। योजना के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। स्वरोजगार स्थापित कर चुके अनुभवी लोगों से स्वरोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ दिलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के रोजगार दिवस पर सवाल उठाए। सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार कुछ कर नहीं सकी, अब हमारी सरकार कर रही है, तो कांग्रेस केवल सवाल उठा रही है। लगभग 5.25 लाख बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को रोजगार मिल रहा है। यह अद्भुत कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, जयंती पर। रोजगार मेला नहीं, इनको लगाना चाहिए बेरोजगार मेला। उससे पता लगेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं और किसको क्या रोजगार देना है। 40 लाख युवा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। बात बताऊं, ये विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। चूँकि वो अपने 15 महीने कार्यकाल में कुछ कर तो पाए नहीं है, तो चूँकि अब ये सामने वाली सरकार की कमियां ढूंढ रहे हैं और ये बेवजह फालतू की बातें कर रहे हैं। सरकार की ये मंशा कि जो गरीब है, जो वास्तव में उसका हकदार है और जिसको मिलना चाहिए सरकार की योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत के परिसीमन की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को इस बाबत आदेश जारी किया, जिसमें ग्राम पंचायतों, वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी। आदेश में कहा गया कि क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक की जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। सरकार 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसीमन कराने की तैयारी में है और इस पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार ने 2019 में परिसीमन करवाया था, जो कि खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। 7 साल पुराने वोटर लिस्ट से परिसीमन कराने की क्या आवश्यकता है, कांग्रेस का सवाल है। मतदाता सूची से परिसीमन क्यों नहीं करवाया जा रहा? कमलनाथ सरकार 2019 में परिसीमन रोटेशन करवा चुकी है, तो अब नए परिसीमन की आवश्यकता क्यों है? इधर इस पर भी पीएचई मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने उत्तर देते कहा कि पुराना परिसीमन 18 महीने में निरस्त हो जाता है, नया परिसीमन नियम अनुसार ही हो रहा है। अगर कांग्रेस नेता इस मामले को कोर्ट तक नहीं ले जाते तो पंचायत चुनाव अब तक हो जाते। सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आते ही सरकार पंचायत चुनाव कराएगी। और परिसीमन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी भी समय है इनके पास। अगर इनको चुनाव कराना हो तो 2019 में परिसीमन, आरक्षण, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इस पे चुनाव करा लेना चाहिए। ये फिर जो इनके स्टेप्स हैं, फिर कहीं ना कहीं ये इनका उद्देश्य जो दिख रहा है चुनाव न कराने का है। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि जब हम कर चुके 2019 में परिसीमन, तो फिर से क्यों कराया जा रहा है? देखिए, जो भी सरकार का निर्णय है वो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समय सीमा होती है, ये स्वाभाविक है। ये 18 महीने के बाद इसकी समय सीमा है, 1.5 साल के बाद ये स्वतः खत्म हो जाता है। तो इस परिसीमन को टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 2 साल हो गए, तो ये परिसीमन स्वतः ही हो जाएगा निरस्त। तो ये उनका कहना गलत है कांग्रेस का चुनाव। चूँकि अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो आज पंचायत के चुनाव संपूर्ण होने की स्थिति में थे, वो संपूर्ण हो जाते। लेकिन जानबूझकर वो नहीं चाहते थे कि पंचायत के चुनाव हो और आरक्षण में हो। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण देने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आबादी का आकलन कर रही है। सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जरिए ओबीसी की जनसंख्या का डेटा जुटा रही है। आयोग ने आंकड़े जुटाने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर और नोडल उन्हें ऑफिसर बनाते हुए इसकी जानकारी जमा करने के लिए कहा है। आंकड़े जुटाने के तरीके पर पिछड़ा वर्ग महापंचायत ने गंभीर आरोप लगाए। जबलपुर में महापंचायत में शामिल ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह का आरोप है कि अफसर घर बैठे ओबीसी के आंकड़े जुटा रहे हैं। रामेश्वर ने सतना जिले की गणना के आंकड़े बताते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग महापंचायत से जुड़े 18 संगठन भी ओबीसी आबादी की गणना कर रहे हैं।
उनके मुताबिक सतना जिले में ओबीसी आबादी 62 या 63% है, लेकिन इस आकलन में जुटे अधिकारी सतना में ओबीसी आबादी 40% ही बता रहे हैं। इस मामले को लेकर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। सतना में इन्होंने ओबीसी की पॉपुलेशन 40% बताई है, जबकि वहाँ की वास्तविक जो पॉपुलेशन देखी जाए ओबीसी की तो 62 या 63% पॉपुलेशन सतना की है। ऐसे और भी स्थानों के डाटा जो दिए गए हैं वो गलत डाटा दिए गए हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया गया है। मध्य प्रदेश में हिंदू और हिंदुत्व शब्द को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व शब्द पर एक नई बहस छेड़ दी है। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही कि मैं हिंदू विरोधी हूं, जबकि मैं उस परिवार से आता हूं जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया था, जबकि हिंदू का हिंदुत्व शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ना हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि मैं कभी हिंदू विरोधी नहीं था, ना रहूंगा। दिग्गी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी नहीं थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई क्यों देनी पड़ रही। दिग्विजय ने हिंदुत्व पर प्रहार कर बहुत पाप किए हैं। वहीं दिग्गी के संघ को दीमक की तरह बताने पर जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है देश में विध्वंसकारी लोगों और नीतियों को संरक्षण दिया जाए। दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। मैं आचरण से, कर्म से पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और उसको मैं कभी राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता। दिग्विजय सिंह को अब मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत लग गई। रावण को लगता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु पाकर के ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह भी अब उसी रास्ते पर हैं कि संघ की शरण में आकर अब इस विचार में और हिंदुत्व में ही जीवन है। बहुत अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में हैं और उसके कारण देश की जनता कांग्रेस को समय समय पर सबक सिखाती रहती है। संघ एक वो संस्था, वो संगठन है जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जिसमें काम करने वाले लोग अपना घर परिवार सब छोड़कर देश के लिए काम करते हैं। इंदौर के प्रभारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। राज्यपाल के खिलाफ किए गए विवादित ट्वीट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। दिग्विजय सिंह हमेशा आदिवासी और जनजातियों के विरोधी रहे। ये बात उनके कई आदिवासी नेता तक बोल चुके हैं। विवादित ट्वीट कर दिग्विजय सिंह विषयांतर कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। इसके अलावा पंचायतों का फिर से परिसीमन किए जाने पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर मिश्रा ने कहा कि सरकार जो भी करती है कांग्रेस उसमें खामियां ही निकालती है। कांग्रेस के पास बुजुर्ग नेतृत्व है और इस वजह से चुनाव में आना नहीं चाहते। महामहिम राज्यपाल आदिवासी हैं, उस वर्ग से आते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, ये वो दुपट्टा है जो कि हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था और इस तरह के ट्वीट करके कि वो विषयांतर करना चाहते हैं, जो कि चिंताजनक और निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला किया। दरअसल शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने वाली है, जिसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे जहां भीड़ जमा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर समेत दूसरे सभी स्थान शामिल हैं। कम से कम 2 महीने तक डेटा सुरक्षित रखना होगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब भी इनकी मांग की जाएगी तो संस्थान इनकार नहीं कर सकते। सीसीटीवी नहीं लगाने पर 10 से 20 हजार रुपये तक का जिला प्रशासन जुर्माना कर सकेगा। इस संबंध में गृह विभाग विधानसभा के फरवरी-मार्च के बजट सत्र में प्रस्ताव लाएगा, विधेयक लाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सुरक्षा के मद्देनजर नवंबर 2020 में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान इस व्यवस्था को बनाने का निर्देश दिया था।
ग्वालियर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ से लौटे डीआरडीई के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने सैंपलिंग कराई थी। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच डीआरडीई की वायरोलॉजिकल लैब में की गई, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस की पुष्टि की गई। इधर इंदौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट के पहले इंदौर एयरपोर्ट पर किए गए टेस्ट में 5 यात्रियों के पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। पॉजिटिव यात्रियों को यात्रा एयरपोर्ट पर ही रोका गया, इनकी यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। इंदौर के 2 और 3 यात्री भोपाल के इसमें बताए गए। भोपाल में अब तक 48 पुलिसकर्मी और 7 पुलिस अफसर कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल 189 पुलिसकर्मी और अधिकारियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। दूसरी तरफ होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीजों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही। गाइडलाइन को लेकर लापरवाह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में मकर संक्रांति के दिन नर्मदा के घाटों पर लगने वाले मेलों और सामूहिक स्नान में उमड़ने वाली भीड़ के कारण कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। मेले के आयोजन को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया है। इंदौर में अब भी 15 से 18 एज ग्रुप के टीकाकरण में 15% टीनेजर्स वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जिले में 1,95,307 किशोरों को टीके लगने हैं, लेकिन अब भी 25,000 पात्र किशोरों का पता नहीं चल पा रहा है। मास्क पहनने के संबंध में निर्देश हैं और उसका उल्लंघन भीड़ वाले इलाकों में हो रहा है, वहाँ पे कार्रवाई की जाए, कार्रवाई बढ़ाई जाए। दुकानों पे भी व्यापारियों द्वारा भी अगर इसका पालन नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो भीड़ है उसके द्वारा नहीं हो रहा है, चाहे होम आइसोलेशन के भी जो मामले हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है, वो सभी में अब पुलिस कार्रवाई करेगी। मास गैदरिंग या मेले वगैरह का कोई स्वरूप में यदि कोई आयोजन होता है तो वो प्रतिबंधित रहेगा। उसी प्रकार की तैयारियां एसडीएम और जो लोकल स्तर पे थाना प्रभारी और बाकी लोग कर रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह होगा कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसी स्थिति में कोई मास गैदरिंग वाला एक्टिविटीज़ ना करें। 5 पेशेंट पॉजिटिव निकले, उनमें से हमारे 3 पेशेंट जो थे वो भोपाल के थे, 1 पेशेंट जो था वो बड़वानी का था और 1 इंदौर का था। इंदौर वाले पेशेंट को टेस्ट कर लिया है और उसको आइसोलेशन के लिए कर दिया, और जो भोपाल के पेशेंट वो भोपाल चले गए, बड़वानी का पेशेंट बड़वानी चला गया। देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई गई, लेकिन जयंती पर कोरोना साए का असर भी दिखा। मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इसके बावजूद लोगों ने स्वामी विवेकानंद को कई जगहों पर नमन किया। पहली तस्वीर भोपाल की, सूर्य नमस्कार सार्वजनिक तौर पर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज ने घर पर ही स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए सूर्य नमस्कार किया और लोगों से भी सूर्य नमस्कार करने की अपील की। सूर्य नमस्कार के फोटो और वीडियो अपलोड करने की अपील भी की। दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहां सूर्य नमस्कार स्थगित होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक कर उनको नमन किया, उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। खंडवा की तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप। एबीवीपी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती स्थानीय जिम खाने में सूर्य नमस्कार और योग करके मनाई। एबीवीपी ने स्वस्थ और फिट रहने का संदेश दिया। चौथी तस्वीर भोपाल की, एनएसयूआई ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सूर्य नमस्कार किया और कहा कि हर साल ये कार्यक्रम हम करते हैं, इसीलिए इस साल भी किया। अलीराजपुर से तस्वीर देख रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा जागो दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौड़ में बड़ी संख्या में शहर के युवा और जागरूक नागरिक शामिल हुए। स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि हम रोज योग करें। योग का बहुत अच्छा प्रकार है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सभी अंग प्रत्यंगों का व्यायाम हो जाता है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा, भारत सरकार मेडिकल क्षेत्र में कई सुधार लाई है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके तहत गरीबों के पास उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पाने का मौका मिला है। पीएम मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब की सीएम और हाईकमान पर हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उसके उल्लंघन के बारे में एक नागरिक को जानकारी दी।
जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उन्हें पडरौना MPML कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं। ये वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चल रहे विवाद के बीच में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने साफ कर दिया कि अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की जीत होगी। थल सेना प्रमुख ने कहा कि भले ही चीन के साथ वार्ता चल रही है और कई जगहों पर विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन LAC पर खतरा बरकरार है। और एक अहम खबर आपको बताते हैं, भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज आज रात को दिल्ली रवाना होंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। कल दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर ये मीटिंग होनी है और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना होंगे आज रात को। कल चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और इसके बाद चुनाव समिति बीजेपी की कल बैठक करने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात को दिल्ली रवाना होने वाले हैं। सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। जी सुधीर, बताएं। देखिए बिल्कुल, और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन किया जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इसके अलावा मणिपुर के चुनाव शामिल हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर चुनाव समिति की बैठक में भाग लेंगे। कल दिन भर मुख्यमंत्री चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने वाले हैं। लिहाजा कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की समीक्षा को लेकर रखी गई थी, जो कि वर्चुअल माध्यम से अब दिल्ली से ही मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। लिहाजा कल का दिन दिल्ली दौरे का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफी अहम माना जा रहा है चुनावी दौरे के लिहाज से। और परसों यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल वापसी होगी। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए और 250 से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियों से नवाजा। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल ने सिकल सेल की बीमारी को लेकर चिंता भी जताई। राज्यपाल के हाथों मेडल और उपाधि पाने वाले छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। उन्होंने राज्यपाल के दिए गए मूल मंत्र पर चलकर लोगों की मदद करने का प्रण लिया। मेरा जो गोल्ड मेडल मिला है वो मुझे मास्टर्स की डिग्री के लिए मिला है, दैट इज़ MA HRA। मैंने कुल 2 साल इसकी मेहनत करी थी एंड बहुत सारे बच्चों में मुझे इसमें मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रैंक आया है मेरा, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। अत्यंत सराहनीय रहा। महामहिम ने कहा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, जिस पर विश्वविद्यालय पहले ही ICMR के साथ MU करके अनुबंध करके कार्य करना प्रारंभ कर चुका है और मंडला के गाँव को भी ले चुका है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।